ओके। जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने प्लाज्मा ऑसिलेशंस को डिस्कस किया था। अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑसिलेट करते हैं, उसमें हमने ये देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जो उनकी पोजीशन होती है ओरिजिनल पोजीशन उससे डिस्प्लेस्ड होते हैं किसी डायरेक्शन में, तो उन इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब चूंकि आयंस इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में बहुत हैवी हैं, तो आयंस जो हैं वो एक स्टेशनरी बैकग्राउंड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो और आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह की होगी कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ पुल करेगी। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, तो अपने इनर्शिया की वजह से वो उस पोजीशन के ऊपर स्टॉप नहीं करेंगे बल्कि वहां से आगे निकल जाएंगे। और आयंस चूंकि बहुत हैवी हैं तो उनको भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं उसको प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर नहीं की थी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑसिलेशंस हैं। अब आप याद रखें ये बात कि जब सिर्फ ऑसिलेशंस होती हैं और वो ऑसिलेशंस आगे मीडियम में ट्रेवल नहीं करती, तो उस वक्त वो ऑसिलेशंस कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकती। मतलब आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती हैं कि जिस रीजन में ये ऑसिलेशंस हो रही हैं वहां पे क्या हो रहा है। अब आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये हम इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक और इफेक्ट है, ये उससे डिफरेंट है ऑसिलेशन से। इसमें जो प्लाज्मा ऑसिलेशंस हैं वो प्रोपेगेट करती हैं, वो ट्रेवल करती हैं मीडियम में। और किस इफेक्ट की वजह से ये ट्रेवल करती हैं? ये थर्मल मोशंस की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्लाज्मा की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, प्लाज्मा की डिफरेंट लेयर्स हैं। और मैं आपको पिछले किसी लेक्चर में ये बात बता चुका हूँ कि हम चूंकि प्लाज्मा को एज ए फ्लूइड लेके हम स्टडी कर रहे हैं, तो अगर तो इलेक्ट्रॉन आयन प्लाज्मा हो, यानी ऐसा प्लाज्मा हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हों और आयंस हों, न्यूट्रल मौजूद ना हो, जिसे हम फुली आयोनाइज प्लाज्मा कहते हैं। तो इस केस में दो तरह की फ्लूइड्स होंगी हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन फ्लूइड है और एक आयंस की वजह से जो फ्लूइड है वो है, यानी दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड्स हैं। और जब आप फ्लूइड की बात करते हैं तो आप एक अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले ये देखें कि उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं फ्लूइड की। तो इसी तरह से आप ये जो प्लाज्मा के केस में जो फ्लूइड है इसको भी अगर आप देखें तो प्लाज्मा की डिफरेंट लेयर्स होंगी। तो इन डिफरेंट लेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीमिंग होगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उनकी थर्मल वेलोसिटीज के साथ। और यही जो उनकी स्ट्रीमिंग है ये इंफॉर्मेशन कैरी करेगी। और जब ये वेव्स आगे प्रोपेगेट करेगी मीडियम में, तो हमें ये पता चलेगा कि ऑसिलेटिंग रीजन में क्या हो रहा है। उस ऑसिलेटिंग रीजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब ये जो प्लाज्मा ऑसिलेशंस हैं जो मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, इन्हीं को हम प्लाज्मा वेव का नाम देते हैं। यानी जब भी अब प्लाज्मा वेव्स की बात आए तो आपके जहन में फौरन क्या बात आ जानी चाहिए कि ये ऑसिलेशंस हैं, प्लाज्मा ऑसिलेशंस हैं जो मीडियम में प्रोपेगेट कर रही हैं और इंफॉर्मेशन कैरी कर रही हैं, तो इन्हें हम प्लाज्मा वेव्स कहते हैं।
अब देखें, अब मैथमेटिकली इसकी जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल वैसी है जैसी कि हम प्लाज्मा ऑसिलेशन के केस में कर चुके हैं। थोड़ा सा आप अपने माइंड में इस बात को रिकॉल करें कि वहाँ हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन ली थी और कंटिन्यूटी इक्वेशन ली थी, उसके साथ साथ पाइथन इक्वेशन हमने ली थी। अब जो स्टेप्स वहाँ फॉलो किए हमने, कि सबसे पहला काम आपने ये किया कि उन तीन इक्वेशंस को आपने लीनियराइज किया था। फिर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म उनके ऊपर अप्लाई किया था और फिर उनके सोल्यूशन से आपको डिस्पर्शन रिलेशन मिला था। और वहां पे क्या था, 5 प्लाज्मा ऑसिलेशंस थी। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें एक टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगी और वो है प्रेशर ग्रेडियंट, डेल पी ऑफ ई। डेल पी ऑफ ई का मतलब है प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये वाली टर्म आप इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐड कर देंगे, माइनस डेल पी ऑफ ई। और इसका जो रिलेशन होता है, चूंकि पी ऑफ ई होता है 3 kTe ऑफ ई। तो अब डेल पी आप लिख रहे हैं, जब ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर लिख रहे हैं तो यहाँ पे किसका ग्रेडियंट आ जाएगा, डेंसिटी का, डेल एन ऑफ ई आ जाएगा। इसको जब आप लिनियराइज करेंगे तो एन ऑफ ई दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक इसका इक्विलिब्रियम पार्ट होगा और दूसरा इसका जो परटर्बेशन की वजह से जो पार्ट है, यानी एन नॉट प्लस एन ऑफ वन। तो आपको मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं कि जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी आप एन नॉट नॉट सबस्क्रिप्ट के साथ लिखते हैं वो इक्विलिब्रियम को शो करती है, और जो सबस्क्रिप्ट 1 के साथ लिखते हैं वो परटर्ब पार्ट को शो करती है। तो एन ऑफ ई को आपने एन ऑफ नॉट प्लस एन ऑफ वन, इन दो पार्ट्स में आपने इसको लिख लिया। अब डेल तो 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है। हम एक सिंपल केस अगर लें कि जो प्रोपगेशन है वो एक्स एक्सिस के अलांग हो रही है, 1 डायमेंशनल केस, तो ये डेल रिप्लेस हो जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स से। तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ एन नॉट जब आप लिखेंगे, एन नॉट चूंकि इक्विलिब्रियम पार्ट है इसका, तो इसमें कोई चेंज नहीं आती, इसलिए पार्शियल एन नॉट बाई पार्शियल एक्स तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ पार्शियल एन वन बाई पार्शियल एक्स इंटू एक्स यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर हमें बता रहा है कि जो प्रोपगेशन है वो एक्स एक्सिस के अलांग है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन में डेल ऑफ पी ई जहां आपने लिखा था उसको आप रिप्लेस कर देंगे ये जो राइट हैंड साइड है इससे। तो देखें 4.28 की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ये पार्ट इसका आ गया। और ये आपको नजर आ रहा है कि जो 4.28 है ये लीनियराइज पार्ट है उसका। ये आप देखें 4.28 ये लीनियराइज इक्वेशन है, यानी कोई भी टर्म आपको नॉन लीनियर यहाँ पे नजर नहीं आ रही। अब इसको लीनियराइज करने का बिल्कुल वही मेथड है जो इससे पिछले केस में हम डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को लीनियराइज करते हुए जहां पे n1 पार्शियल v1 बाई पार्शियल t आया होगा इसको भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया, n1 e1 को भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और v1 डॉट डेल इंटू v1 को भी नेग्लेक्ट कर दिया। आप देखें क्यों नेग्लेक्ट करते हैं हम, n1 परटर्ब क्वांटिटी है और पार्शियल v1 बाई पार्शियल t भी परटर्ब क्वांटिटी उसको पार्ट को शो करती है। तो जब दो परटर्ब क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो नॉन लीनियर टर्म अराइज होती है। हम चूंकि नॉन लीनियर टर्म्स को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं इसलिए इस टर्म को इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखें n1 e1
N1 भी परटर्ब पार्ट है और E1 भी परटर्ब है, तो ये जब दो मिलेंगी तो ये भी नॉन लीनियर टर्म बनाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह से V1 डॉट डेल इंटू V1 भी नॉन लीनियर टर्म होगी। तो इन तीनों को हम इग्नोर कर देंगे, तब जाके ये जो 4.28 इक्वेशन है ये हमें मिलेगी। अब आप इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें। लास्ट टाइम हम देख चुके थे ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज होती हैं, जब हम उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उसका सिंपल वे हमने ये निकाला था कि हम पार्शियल बाई कर देते हैं माइनस आयोटा ओमेगा से, और पार्शियल बाई पार्शियल एक्स को या डेल को हम रिप्लेस करते हैं आयोटा के से। तो बिल्कुल वैसे ही किया, तो ये 4.2 ऑफ मोशन से आई। इसके साथ जो दूसरी दो इक्वेशन है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और पाइसान इक्वेशन, इनके साथ बिल्कुल वैसी इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी, एक 4.29 और दूसरी पाइसान इक्वेशन और कंटिन्यूटी, ये तीन इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व और इनमें से आप E1 और N1 को एलिमिनेट करें। आप देखेंगे कि करें और देख लें कि यहाँ पे N नॉट ई नॉट एम जो है इसी 3 आवाज नहीं आ रही है सही। थर्मल आवाज ही नहीं सर, आवाज बहुत आ रही है। हमारे पास वेलोसिटी की वो आ गई, वी थर्मल हमने की जगह लिख दिया। ये जो थर्मल सर आपकी आवाज प्लीज सही करें। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज कट रही है आपकी। जी सर आप ठीक है आवाज? नो सर अभी भी सही नहीं। सर अभी ठीक नहीं है, कटने हो रही है। हेलो, यस सर। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? ये बहुत ज्यादा। यस सर, आप थोड़ी थोड़ी आ रही है। सर आवाज तो आ रही है लेकिन कट रही है बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो। ओके, मैं कहता हूँ कि ये अच्छा, इसको देखें, ये तो प्लास फ्रीक्वेंसी बन गई और उसके बाद 3/2 के स्क्वायर। अब वी थर्मल जो है ये फॉर्म होती है 2kT, यानी वी थर्मल का स्क्वायर लिखा तो ये आ गई। अगर वी थर्मल लिखूं मैं तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा इस वाली टर्म का।
आप देखें यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा पी स्क्वायर, ये तो हमारे पास प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट टर्म में, और जो सेकंड टर्म है ये थर्मल मोशंस की वजह से आ गई, ये वाली। आपको क्लियरली नजर आ रही है ये बात कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखें 3/2 के स्क्वायर वी थर्मल स्क्वायर है, तो फ्रीक्वेंसी के पर उसकी डिपेंडेंस है। अब अगर मैं यहां से ग्रुप वेलोसिटी निकालूं तो Vg 3/2 वी थर्मल स्क्वायर बाई वी फाई आ जाएगी, जबकि प्लाज्मा ऑसिलेशंस वाले केस में हमारे पास जो ओमेगा पी का एक्सप्रेशन आया था उसमें के इन्वॉल्व नहीं था। तो जब के नहीं था तो फिर आप ना तो उसकी फेज स्पीड निकाल सकते थे, ना आप ग्रुप वेलोसिटी वहां से देख सकते थे। तो जस्ट प्लाज्मा ऑसिलेशंस के केस में फेज स्पीड भी जीरो, ग्रुप वेलोसिटी भी जीरो, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि इंफॉर्मेशन कैरी नहीं हो रही हैं। जबकि इस केस में आप ये बात देखें कि यहाँ पे आप इसकी फेज स्पीड भी निकाल सकते हैं और इसकी ग्रुप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ये जो मैंने आपके सामने निकाली है ग्रुप वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन हैं वो यहाँ पे एक रीजन से दूसरे रीजन तक ट्रांसमिट होती हैं। और ये जो 4.30 आया, दिस इज द डिस्पर्शन रिलेशन, इसको डिस्पर्शन रिलेशन का नाम दिया जाता है। इसको देखें, ये यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है ओमेगा के को, डिस्पर्शन रिलेशन को। इस एक्सेस के अलांग के है और ऊपर जो है ये ओमेगा है, ओमेगा और के को प्लॉट किया है। तो जो रिलेशन हमारे पास ओमेगा और के दरमियान मैथमेटिकली आता है उसे हम डिस्पर्शन रिलेशन का नाम देते हैं। तो इसी को यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। अब यहाँ देखें, ये जो कर्व है डिस्पर्शन रिलेशन का, ये तो इसमें इसका जो स्लोप है, ये आपको ये एक लाइन नजर आ रही होगी ये, और इस डिस्पर्शन रिलेशन वाले कर्व को मीट कर रही है ये लाइन। ये जो पॉइंट P है ये ग्रुप वेलोसिटी देता है। आप अगर इसको देखें, यहाँ पे ये ग्रुप वेलोसिटी का कर्व शो किया हुआ है, फेज वेलोसिटी का किया हुआ है 3/2 स्क्वायर रूट इनटू वी थर्मल का है। अगर आप गौर से इस फिगर को देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ग्रुप वेलोसिटी है ये हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 थर्मल से लेस रहेगी, और ये हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो मच मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब देखें इसको अगर हम दो रीजन्स में डिवाइड कर दें, एक लार्ज के में, यानी लार्ज के का मतलब है कि इस साइड पे आप जाएं जहां पे के इंक्रीज कर रहा है। अब याद रखें कि ये के जो है ये वेव नंबर है, इसके और वेव लेंथ के दरमियान का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है। ठीक है, यानी लैम्डा जो होता है वो और के ये इनवर्स है एक दूसरे के 2 पाई/लैम्डा होता है। तो इसका मतलब है अगर के लार्ज होगा तो जो वेव है उसकी वेव लेंथ स्मॉलर होगी। ये बात आप जहन में रखें कि जब भी मैं ये कहूं कि एट लार्ज के, तो आप जहन में क्या बात ये रखेंगे कि जब लार्ज के है तो वेव लेंथ स्मॉलर होगी, या अगर मैं कहूं कि स्मॉल के तो इसका मतलब होगा लार्ज लैम्डा या लार्ज वेव लेंथ।
तो लार्ज के ऊपर यानी कि स्मॉल वेवलेंथ पे जो इंफॉर्मेशन हैं वो जो थर्मल वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के साथ ही वो प्रोपेगेट करती हैं, वो ट्रांसमिट होती हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में। और स्मॉल के ऊपर यानी कि लार्जर वेवलेंथ पे जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती हैं वो बहुत स्लोली करती हैं थर्मल स्पीड के निस्बत। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो लार्ज लैम्डा के ऊपर या वो स्मॉलर के ऊपर वो स्मॉल होता है, स्मॉल डेंसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा फिर आप देख लें कि जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो स्मॉल वेवलेंथ के ऊपर ज्यादा होगी, या जो के की वैल्यू जहाँ पे लार्ज है तो उसकी लार्ज वैल्यू के ऊपर ज्यादा डेंसिटी ग्रेडियंट होगी। तो इस वजह से ये इफेक्ट आता है जो हमने यहाँ पे देखा। अब ये जो इसकी एग्जिस्टेंस है प्लाज्मा ऑसिलेशंस की, वो सबसे पहले 1920s में लैंगमोर ने उसको ऑब्जर्व किया। लैंगमोर एक साइंटिस्ट था, तो वो कोई अपनी स्टडी कर रहा था, उसके दौरान उसने ये ऑब्जर्व किया प्लाज्मा ऑसिलेशंस को। अब उसके बाद 1949 तक कि जब बोहम और ग्रॉस ने वर्क किया, उस वक्त तक ये जो इंफॉर्मेशन कैरी होती हैं या जो वेव्स प्रोपेगेट करती हैं, कैसे प्रोपेगेट करती हैं और ये वेव्स कैसे एक्साइट होती हैं, ये किसी को नहीं पता था। यानी इस अरसे के दौरान क्या था कि प्लाज्मा ऑसिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वेव प्रोपेगेट कैसे करेंगी या वेव्स एक्साइट कैसे होंगी, इनके बारे में पता नहीं था। तो फिर फर्स्ट टाइम बोहम और ग्रास ने 1949 पे इसके ऊपर काम किया, ठीक है। उस टाइम एक जो सिंपल वे था प्लाज्मा वेव्स को एक्साइट करने का, ठीक है, वो ये था कि आप कोई ऑसिलेटिंग पोटेंशियल ग्रिड के ऊपर या एक से ज्यादा ग्रिड्स जो सीरीज में आपने कनेक्ट की हों उनके ऊपर आप अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त बहुत ज्यादा रेंज की फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। एक मेथड जो है ये डिस्कस हो गया, एक मेथड आइडेंटिफाई हो गया कि आप वेव्स को एक्साइट कर सकते हैं ऑसिलेटिंग पोटेंशियल अप्लाई करके, लेकिन ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर्स अवेलेबल हों। आज तो गीगा हर्ट्ज में आपको इजीली ऑसिलेटर्स मिल जाते हैं। तो ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब बोहम और ग्रास ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, उस टाइम की बात है। अब फिर इस चूंकि यानी इतने अच्छे ऑसिलेटर्स अवेलेबल नहीं थे, तो एक और टेक्निक यूज की जाने लगी इसके साथ साथ, और वो टेक्निक ये थी कि आप वेव्स को एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करें, ठीक है। अब होता क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम किसी भी फिक्स पॉइंट से पास करती थी, जाहिर सी बात है वो बीम थी तो उसकी कोई डेफिनेट या कोई सर्टन फ्रीक्वेंसी होती हुई होगी, तो वो किसी फ्रीक्वेंसी के साथ जब किसी फिक्स पॉइंट से पास करती थी वो बीम, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती थी उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जिसकी वजह से जो प्लाज्मा ऑसिलेशंस है वो एक्साइट होती थी। अब आप ये भी याद रखें कि मैं जब ये कह रहा हूँ कि प्लाज्मा वेव्स को एक्साइट करना, तो क्या मतलब है एक्साइट करने का? एक्साइट करने का ये मतलब है कि वो जो ऑसिलेशंस हैं उन ऑसिलेशंस को उनको क्या कर देना, उनकी जो एम्पलीट्यूड है उसको एनहांस करना,
ठीक है, उसकी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दें अगर आप, तो इसका ये मतलब है कि आप उसको एक्साइट कर रहे हैं ऑसिलेशंस को। इसी तरह से प्लाज्मा वेव्स को एक्साइट करने का ये मतलब है कि जो वेव प्रोपोगेट कर रही है उसकी एम्पलीट्यूड को आपने इंक्रीज कर दिया, उसकी एम्पलीट्यूड को आपने एनहांस कर दिया है। तो ये एक और टेक्निक है कि जिसकी मदद से हम प्लाज्मा वेव्स को या प्लाज्मा ऑसिलेशंस को हम एक्साइट कर सकते हैं। ये मतलब एक्सपेरिमेंटली इन पे बहुत काम हो चुका। तो ये था जी प्लाज्मा वेव्स के बारे में। ठीक है, अब आप जरा दोबारा इसका जो डिस्पर्शन रिलेशन है इस पे गौर करें 4.30 पे। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो सिर्फ प्लाज्मा ऑसिलेशंस को शो कर रही है, जबकि सेकंड टर्म इसकी उसके अंदर चूंकि थर्मल स्पीड है और थर्मल स्पीड के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट है, चूंकि वी थर्मल है स्क्वायर रूट ऑफ 2kTe/m। तो यहां से हमें ये बात पता चलती है कि जो थर्मल स्पीड है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए कि 2k और m ये तीनों कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। 2 तो है ही कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट है, दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और मेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस ले रहे हैं तो फिर उसके मेस के अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी, मेस इनवेरिएंट रहेगा, तो इसलिए मेस भी कांस्टेंट है। तो एक ही इसके अंदर ऐसी क्वांटिटी बच गई है कि जो कांस्टेंट नहीं है, वो टेम्परेचर है। तो इसका मतलब है थर्मल स्पीड इस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर तो थर्मल एजिटेशंस या थर्मल मोशंस ना हो तो इसका ये मतलब होगा कि TE 0 है, और TE 0 होने का मतलब है कि जो सेकंड टर्म है 4.30 में, ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। तो पीछे क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा पी स्क्वायर, यानी कि अब जो फ्रीक्वेंसी है वो जस्ट प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फिर सेकंड टर्म मौजूद नहीं होगी और जस्ट ऑसिलेशंस मौजूद होगी। तो ऑसिलेशंस का क्या है कि वो किसी फिक्स पॉइंट से टू एंड फ्रो की मोशन होगी। अगर आप उस रीजन से दूर किसी पॉइंट के ऊपर हैं तो आपको कभी भी ये पता नहीं चल सकेगा कि ऑसिलेटिंग रीजन में क्या हो रहा है, या अगर आप उस ऑसिलेटिंग रीजन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच सकेंगी। लेकिन अगर फाइनाइट TE होगा, फाइनाइट टेम्परेचर होगा, तो फिर थर्मल मोशंस होंगी, तो और उन थर्मल मोशंस की वजह से वो जो ऑसिलेशंस थी वो प्रोपगेट करेंगी अब उस रीजन से किसी दूसरे रीजन की तरफ, और आप वहां से इजीली ये पता लगा सकेंगे कि ऑसिलेटिंग रीजन में क्या हो रहा है, या उसके अंदर जो भी आपको वहां की इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। ओके, अब एक और इसके साथ आप जो इफेक्ट देखें वो है, ये तो जस्ट हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशंस को डिस्कस किया। इसी तरह से आयंस वेव्स भी होती हैं, आयन की वजह से जो वेव्स हैं। उससे पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं और वो है साउंड वेव्स, फिर हम जाएंगे आयन वेव्स की तरफ या आयन एकॉस्टिक वेव्स की तरफ। साउंड वेव्स को सबसे पहले आप देख लें। इसलिए कि ये वाली जो थ्योरी है साउंड वेव्स की, इसी को हम आयन वेव्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखें कि अगर तो हम विस्कोसिटी को नेग्लेक्ट कर दें तो हम जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये जो 4.32 में है। यहाँ पे जो आपको रो नजर आ रही है, ये दिस रो इज द डेंसिटी और v तो उसकी स्पीड है फ्लूइड की।
यहाँ देखें माइनस डेल पी, इसका मतलब है कि प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे मौजूद है डेल पी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है 4.32 में, जो किसकी मोशन को डिस्क्राइब करती है? साउंड की मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, साउंड वेव्स की मोशन को डिस्क्राइब करती है। अब इसके साथ हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करते हैं ताकि हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल सके साउंड वेव्स के बारे में, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की ये फॉर्म है जो 4.33 में है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को लीनियराइज करें। लीनियराइज करने का मतलब क्या होगा कि ये जो रो है इसको दो पार्ट्स में लिखिए आप, रो नॉट प्लस रो 1 में, यानी इसका एक पार्ट वो है जो इक्विलिब्रियम पार्ट है और दूसरा है कि जो इसका परटर्ब पार्ट है। इसी तरह से इसकी जो v है, वेलोसिटी है, इसको भी आप डिवाइड कर दें दो पार्ट्स में, और ये जो प्रेशर है p, इसको भी आप डिवाइड कर दें। यह करने के बाद इसके अंदर जो सेकंड ऑर्डर टर्म्स आए या जो नॉन लीनियर टर्म्स आएंगी उनको आप इग्नोर कर दें और सिर्फ वो टर्म्स लिखें जो लीनियर टर्म्स हैं। और यही काम आप 4.33 ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसके साथ भी करेंगे, इसको भी लीनियराइज करेंगे। अब आपके पास दो लीनियराइज इक्वेशंस आ जाएंगी 4.32 एंड 4.33 से। इसके बाद अगला स्टेप आप क्या करते होते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म आप अप्लाई करते हैं। तो आप इनकी लीनियराइज फॉर्म के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि आपको ये दो इक्वेशंस मिलेंगी 4.34 और 4.35। ये दोनों इक्वेशंस लीनियराइज्ड फॉर्म में हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपने इनके ऊपर अप्लाई किया। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। आप यहाँ से रो 1 को एलिमिनेट कर दें तो आप देखेंगे कि आपको फाइनली जो डिस्पर्शन रिलेशन मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, ओमेगा बाई के इक्वल टू सी ऑफ एस। अब यहाँ भी आप अगर इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो सी एस यहाँ पे साउंड स्पीड है, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स है सी ऑफ एस, और सी ऑफ एस किसके इक्वल है? गैमा के टी बाई एम स्क्वायर रूट के तो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो टी टेम्परेचर है, एम जो है वो उसके बेस को शो करता है। ये वेव्स जो हैं ये प्रेशर वेव्स हैं और ये एक लेयर से उससे अगली लेयर में ये प्रोपगेट करती हैं ये प्रेशर वेव्स। अब ये प्रोपगेशन होती कैसे है? ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन्स होती हैं उनकी। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो वो क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा उस दूसरे मॉलिक्यूल को, वो आगे तीसरे के साथ कोलाइड करेगा तो वो उसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। इतनी ही प्रोपगेशन होती जाएगी इन प्रेशर वेव्स की, ठीक है, और इतनी ही इंफॉर्मेशन आगे तक जाती जाएंगी। तो जहां तक ये वहां तक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करती हुई जाएंगी। तो ये मैकेनिज्म होता है किसमें? साउंड वेव्स का। क्या आप देखें कि आप किसी रीजन में साउंड प्रोड्यूस करते हैं और आपसे बहुत दूर बैठा हुआ एक बंदा भी वो जो साउंड है वो उस तक पहुंच जाती है, वो वेव्स वहां तक जाती हैं उस तक और उसको आवाज आती है। तो ये कैसे होता है? ये बिल्कुल इसका यही मैकेनिज्म है कि ये डायरेक्टली जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं
और इन कोलिजन्स के नतीजे में ये जो इंफॉर्मेशन हैं वो ट्रांसमिट होती रहती हैं और एक रीजन से दूसरे रीजन तक ये जाती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मास में यानी जिसमें कोई न्यूट्रल्स ना हो, और प्लाज्मास में आप ये भी देख चुके हैं कि इनमें जो कोलिजन्स हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, जिस तरह ये मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोलाइड करते हैं, तो वैसी कोलिजन्स प्लाज्मास के अंदर नहीं होती हैं। लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो इसी तरह की होगी। अभी हम आगे चल के इसको देखेंगे तो फिर आप एक कंपैरिजन कर सकेंगे इनके साथ। तो प्लाज्मास के अंदर जो इन जैसी साउंड वेव जैसी जो वेव्स प्रोपेगेट करेंगी उन्हें हम आयन एकॉस्टिक वेव्स या सिंपली आयन वेव्स भी हम उनको कहते हैं। अब ये जो एकॉस्टिक का वर्ड आया, ये साउंड देखिए ना, एकॉस्टिक तो आप साउंड वेव्स के लिए, ये साउंड के लिए यूज करते हैं। तो आयन एकॉस्टिक का मतलब है कि ये जो आयंस की प्रोपेगेशन की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो साउंड वेव्स की तरह ही होंगी।